हमारे साथ खास पेशकश साक्षात्कार में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि परिचय की स्वयं मोहताज नहीं है, क्योंकि जिनके बारे में कहा जाता था कि भागीरथ लाए गंगा और अजीम भाई लाए बम्बा। जी हाँ, बिल्कुल मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे, समाजवादी पार्टी से विधायक रहे और अभी हाल ही में प्रसपा के जिलाध्यक्ष रहे। मौजूदा राजनीति में अपना एक कद बनाने वाले फिरोजाबाद के जाने माने नेता अजीम भाई मेरे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो मैं उसी का जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि आपके वो स्लोगन लगातार देखे जाते थे कि भागीरथ लाए गंगा और अजीम भाई लाए बम्बा, लेकिन आज उस बम्बे के जो हालात हैं वो बेहद दयनीय है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं और पुराना जो नारा आपको याद है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात हो गई। ये 2005 की बात है। बेशक। तो इस गंगे का जो ये तो बर्बाद हो गया था पहले भी, आज भी बर्बाद है, लेकिन ये सरकार से हमने स्वीकृत करवा लिया था। और जो शहरी क्षेत्र में एरिया आता है इसका सीमेंटेड पक्का करवा दिया गया था। और आगे की जो फतेहपुर इसका टेल पड़ता है, फतेहपुर पे इसकी वहाँ तक सफाई हो गई थी पूरी तरह से। फिर चुनाव आया, चुनाव के बाद में सरकारें बदल गई, तो उसके बाद इस पे काम नहीं हो पाया। मौजूदा सरकार जल संरक्षण, जल शक्ति अभियान और जल संरक्षण अभियान की बात करती है लगातार, जिसके तहत सिरसा, सेंगर सहित तमाम नदियों की सफाई के लिए मौजूदा सदर विधायक ने तमाम सफाई कराने की बात कही। लेकिन जो वास्तविकता में जहां निर्मल जल बहता था, जिस बम्बे की मैं जिक्र कर रहा हूं, उस बम्बे में निर्मल जल बहता था आशाबाद फाटक से लेकर अदर गांव दतावली तक वो बम्बा जाता, फतेहपुर तक वो बम्बा जाता था, स्वच्छ जल आता था, उससे सिंचाई होती थी। लेकिन आज वो एक गंदे नाले के रूप में परिवर्तित हो गया। तो कहाँ है जल शक्ति अभियान? किस तरीके की स्ट्रैटेजी है? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी ये जिम्मेदारी है। देखिए, कोई जनप्रतिनिधि हो, समय समय पे चेहरे बदलते हैं, नाम बदलते हैं, लेकिन जो भी नाम हो, जो भी चेहरा हो, जब उस समय वो जनप्रतिनिधि होता है तो उसके कंधों पर जिम्मेदारी होती है, उसको उस जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। जब मेरे कंधों पे जिम्मेदारी थी, मैंने इसका करवाया था जीर्णोद्धार, है ना, बनवाया था पूरा। लेकिन आज की हालत में ये गंदा नाला हो गया है, इसमें गंदा पानी बहता है। तो जो आज के जनप्रतिनिधि हैं उनका इस तरफ ध्यान जाना चाहिए। और इस बम्बे का अगर उद्धार हो जाए तो इससे दो फायदे होंगे। ये खंजापुर, गाजीपुर, जमालपुर, मटामई, नगला मुल्ला, फुलाईची, फतेहपुर, लोहारी, नूरपुर, ये पूरा एरिया सिंचित हो जाएगा और फिरोजाबाद के शहर का जल स्तर ऊपर हो जाएगा। इसके दो फायदे इस बम्बे के चालू होने से। तो मैं तो आपके माध्यम से जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इस पर काम करें और जनता का फायदा करें, क्योंकि जनता ने उन्हें चुना ही इसलिए कि वो जनता के हित में काम करें। जनपद फिरोजाबाद का जब जिक्र आता है, जनपद फिरोजाबाद की राजनीति का, सियासत का जब जिक्र होता है, तो अजीम भाई का जब जिक्र आता है तो सीधे तौर पर संघर्ष की कहानी याद की जाती है। और लगातार आपने भी तमाम बातें कही। तो मैं चाहूँगा दर्शकों को आप बताएं कि किस तरीके से यह संघर्षमय जीवन पिछले कुछ सालों में रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। किस तरीके से व्यतीत हुए और किस तरीके से यह पूरा कार्यकाल जो समय बीता है, किन कठिनाइयों में बीता? आपने मुझे संघर्षशील कहा, उसके लिए धन्यवाद। जनता भी यही कहती है कि अजीम भाई जो है एक संघर्षशील नेता है। संघर्ष बहुत किया है, बल्कि पूरा मैंने जीवन अपना संघर्ष में ही गुजार दिया। उसका मुझे नुकसान भी हुए, मेरे ऊपर मुकदमे लगे। फिर जब फिरोजाबाद में मामला ऐसा आया एनआरसी को लेकर, शहर के माहौल ख़राब हुआ, तब भी मैंने जो पीड़ित लोग थे उनकी आवाज़ उठाई, क्योंकि मेरा काम यह है कि बिना धर्म जाति को देखे जो पीड़ित है मुझे उसका साथ देना चाहिए। और देखिए, जो पीड़ित होता है पीड़ा उसको ही होती है, जो पीड़ित नहीं होता उसको पीड़ा का एहसास नहीं होता। तो मैंने उनकी आवाज़ को उठाया, उसका मुझे खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि 19 महीने मुझे जेल रहना पड़ा। और वो जेल तो फिर जेल है। देखिए, मैं उन लोगों की बात नहीं करता जो जेल में जिनका आना जाना लगा रहता है, उनके लिए जेल कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक आम आदमी के लिए और बेगुनाह आदमी के लिए जेल इस पृथ्वी पर नरक है, इस ज़मीन पर जहन्नुम है। तो उस जहन्नुम में जो भी जाएगा उसका हाल बुरा ही होगा।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जेल और थाने मानव अधिकार उल्लंघन के केंद्र बिंदु हैं, तो वहाँ मानव अधिकार सुरक्षित नहीं रहते। वहाँ आपके साथ कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो संघर्ष तो किया है, मुकदमे लगे हैं, उनको फेस भी कर रहे हैं, उसकी वजह से जेल भी चले गए। लेकिन जब मैं जेल से छूटकर आया था तो मेरा 20 किलो वज़न कम हुआ, कलर भी बहुत एकदम काला सा हो गया था। अब 1 महीने में सुधार हुआ है। तब भी मैंने कहा था, आज भी मैं आपके माध्यम से ज़िले की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा उत्पीड़न हुआ, मुझे जेल भेजा गया, लेकिन मेरे हौसले नहीं टूट पाए अभी तक तो नहीं टूटे। हौसला है, हिम्मत है, और मैं जनता की सेवा करूँगा, जनता के लिए संघर्ष करूँगा। निकलने के बाद आया, आज भी संघर्ष कर रहा हूँ। थारबूटा पे धरना प्रदर्शन हुआ, मैं वहाँ भी गया। सैलई पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, मैं वहाँ भी लगातार जा रहा हूँ। दुर्गेश नगर में धरना प्रदर्शन चल रहा है, मैं वहाँ भी जा रहा हूँ। लगातार आपने एक आरोप लगाया जिस समाजवादी पार्टी के द्वारा आपका उत्पीड़न हुआ और आपने मुखर होकर उस आवाज़ को उठाया, लेकिन जब आप जेल से छूट के आए, आपके घर पर पूर्व सांसद अक्षय यादव पहुँचते हैं, आप उस मुलाकात को किस रूप में देखते हैं? मैंने ये नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी ने मेरा उत्पीड़न किया ना, आप मेरी बात को थोड़ा गलत समझ गए। जो भी सरकार रही और मैं अगर अपोजिशन में रहा तो समाजवादी पार्टी के बैनर तले रहा। 2007 में जिला अध्यक्ष बना तो समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष बना। संघर्ष किया, बसपा की सरकार थी, मुकदमे लगे ऊपर, तो समाजवादी पार्टी ने उत्पीड़न नहीं किया। जो सरकारें थीं, जैसे 2007 से 12 तक बसपा की सरकार थी, उस सरकार में उत्पीड़न हुआ, और 2017 से जो सरकार चल रही है इसने उत्पीड़न का अंत कर दिया। मतलब अब ही जो है इमरजेंसी लगी होगी हमारे बचपन में, लेकिन अघोषित इमरजेंसी है। लोकतंत्र में विपक्ष का काम होता है जनता के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना। आज की हालत ये है कि जो भी जनता के अधिकारों की आवाज़ उठाता है उस पर मुकदमे लगते हैं और उनको जेल भेजा जाता है। पूरे प्रदेश में यही हो रहा है। आखिरी सवाल, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सीधे तौर पर आज डेडलाइन क्लियर कर दी है कि आज अगर गठबंधन सीटों को लेकर आज अगर फैसला नहीं होता तो उसके बाद 403 सीटों पर सीधे प्रसपा लड़ने जाएगी। तो क्या लगता है, आपने अभी सोशल मीडिया के माध्यम से खबर मिली कि आपसे जिला अध्यक्ष का पद हट गया, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव की तैयारी तो नहीं है? देखिए, मैं एक और जवाब नहीं दे पाया आपको। आपने अक्षय यादव जी का जिक्र किया, वो आपके घर पर आए। वो मेरे घर पर आए थे क्योंकि मैं जेल से छूट कर आया था, और मैंने उसी समय उनका धन्यवाद दिया था। आपके माध्यम से भी मैं फिर उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरी मुसीबत में, मेरे कष्ट में वो मेरे साथ आए, मुझसे मिलने आए। जहां तक बात है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की, तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने आज श्री राधा किशन राजपूत जी हैं, सिरसागंज विधानसभा के रहने वाले हैं, उनको जिला अध्यक्ष बनाया है और मुझे प्रदेश का महासचिव बनाया है। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो अपना बयान दिया है, वो 11 अक्टूबर तक का समय दिया है। वो लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी से प्रस्ताव रख रहे हैं। और मैं तो ये समझता हूँ, देखिए, ये परिवार का मामला है, हम जैसे लोगों को बोलना भी नहीं चाहिए। दोनों चाचा भतीजे हैं। हम लोग जितना सैफई परिवार से प्यार करने वाले लोग हैं, वो सब ये चाहते हैं कि चाचा भतीजे एक हो जाएं, एक होकर चुनाव लड़ें, एक होकर संघर्ष करें। ये लोगों की इच्छा है, नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, आम जनता की इच्छा है। प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है, एंटी इनकम्बेंसी है। स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल चौपट हो चुका है, मौतें हो रही हैं। फिरोजाबाद में अकेले 100 सैया अस्पताल में 264 का रिकॉर्ड आ गया है, सिर्फ 100 सैया में। ये आप गौर करिएगा, सिर्फ एक अस्पताल में 100 सैया में 264 का रिकॉर्ड आ चुका है। जो मेन गेट से लाशें निकली बच्चों की, जो बैक गेट से लाशों को निकाला गया, वो रिकॉर्ड में नहीं है। जो प्राइवेट नर्सिंग होमों में मौतें हो रही हैं, गांव देहातों में मौतें हो रही हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, वो लगातार खबरें भी दिखाई जाती हैं कि जो सरकारी आंकड़े हैं वो महज 60 से 65, 70 इतने ही दिखाई जाते हैं। उसके बावजूद हज़ारों से जो तमाम इनके भारतीय जनता पार्टी के तमाम जनप्रतिनिधि हैं, वो खुद अपना डेटा देते हैं कि हम उनके घर गए, उनके हिसाब से भी मान लें तो तमाम मौतें हो चुकी हैं। लेकिन सरकारी आंकड़े और ये आंकड़े मैच नहीं करते।
वो तो बात हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि 2022 के चुनाव में आप क्या मानते हैं, कौन से वो मुद्दे होंगे जो कि इस 2022 के चुनाव में सबसे ऊपर होंगे? देखिए, मुद्दे ही मुद्दे हैं। इस सरकार ने कुछ किया ही नहीं जनता के लिए। जहाँ तक रोजगार की बात है, घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था कि हम 75 लाख नौकरियां देंगे 5 साल में। भाजपा खुद ये दावा कर रही है कि हमने 5 साल में 4.5 लाख नौकरियां दी हैं। दावा किया है, झूठा है, लेकिन उनका दावा अगर सच मान लिया जाए तो 4.5 लाख आपने दे दी, तो 70.5 लाख नौकरियां कहाँ गई जो आपने वादा किया था? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो रोजगार कहाँ है? उन्होंने कहा 15 लाख हर खाते में जाएंगे, वो 15 लाख कहाँ चले गए? किसानों की आय दुगनी की जाएगी, कितनी दुगनी हो गई? 11 महीने से किसान बैठे हैं, सरकार इतने अहंकार में है, किसानों से बात नहीं कर रही है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह चौपट है। सड़कों के लिए कहा जाता था गड्ढा मुक्त किया जाएगा, कोई सड़क जब शहर में चलते हैं तो पूरा जिस शरीर हिलता है। कल आपके ही राजनीतिक मित्र, आपके साथी भारतीय जनता पार्टी से विधायक, सदर विधायक मनीष सिसोदिया जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया, 4.5 साल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने पहले भी कहा 5,000 करोड़ रुपया स्वयं अकेले विधायक जी के पैरवी करने के बाद 5,000 करोड़ रुपया शहर को मिला। उसके बाद नगर निगम में अलग ग्रांट आई, इतना करोड़ों रुपए का बजट आया, और उसके बावजूद धरातल पर जो स्थिति है वो लगातार आप भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। क्या लगता है वो पैसा गया कहाँ? विधायक जी ने अपनी ये रिपोर्ट दे दी कि इतने 5,000 करोड़ रुपया आया नगर निगम में। उनका तो दावा है कि 5,000 करोड़ में से 3400 करोड़ रुपए के तो काम पूरे भी हो गए। अच्छा, तो फिर लोग धरने पे क्यों बैठे हैं? लोग कीचड़ में क्यों रह रहे हैं? लोग दलदल में क्यों रह रहे हैं? विधायक जी को ये भी रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए कि कितने बच्चे मर गए उनके इस कार्यकाल में, कितने बच्चे मरे इलाज के बगैर। आज भी मैं एक जवान 22 साल का बच्चा मेरे मिलने वाले हैं, कन्हैया भाई, उनके भतीजे, जवान 22 साल का अभय नाम है बच्चे का, अभय की मौत हो गई। कैसे, कितने रिपोर्ट कार्ड में बताएं कितने लोग मरे हैं पूरे इस विधानसभा क्षेत्र में? वो सड़कें कहाँ हैं? जो पैसा है वो गया कहाँ? मैं राजनीतिक बात करूं मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब रिपोर्ट कार्ड वो दे रहे हैं तो रिपोर्ट कार्ड में बताएं जरूर कि वो रुपया लगा कहाँ। 5,000 करोड़ रुपया बहुत हो गया, बिल्कुल ये शहर स्वर्ग बन जाता। आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी फिरोजाबाद आए, स्वास्थ्य सेवाओं को स्वयं परखा, फिर इसी हफ्ते में सिरसागंज में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो क्या लगता है मुख्यमंत्री के आगमन से किसी भी तरीके का बदलाव फिरोजाबाद की स्वास्थ्य सेवाओं में आया? क्या अब स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, जब पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तब भी नहीं सुधार आया, और ना मुझे आशा है कि फिर सुधार आएगा, नहीं आएगा। मुख्यमंत्री जी यहाँ रोज आए, नहीं सुधार आएगा। सुधार लाने के लिए काम करना पड़ता है, काम हो नहीं रहा है। लोग, मैं बता रहा हूँ आपसे कि हर घर दुखी है, हर घर में मौतें हो रही हैं। अगर ये रिकॉर्ड इतना दिखाते हैं गांव देहातों का, अगर ले लिया जाए, मैं कहता हूँ कि हज़ारों लोग मर गए। हम नेता लोग जाते हैं ना गमियों में, हम भी जाते हैं गमी में, तो इतने लोगों की मौत हुई है। और सबसे बड़ी बात, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया साहब ने आज से 5 महीने पहले कह दिया था कि सितंबर और अक्टूबर में तीसरी लहर आएगी। जी बिल्कुल। सरकार छुपा रही है। मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूँ, ये तीसरी लहर चल रही है कोरोना की। और डॉक्टर गुलेरिया ने ये भी कह दिया था कि ये लहर बच्चों पर और जवान लोगों पर हमला करेगी। वही हो रहा है। डॉक्टर गुलेरिया साहब ने जो भी 2 साल में कोरोना को लेकर जो भविष्यवाणियाँ की हैं, भविष्यवाणी नहीं, वो एक्सपर्ट हैं इसके, भविष्यवाणी तो नहीं बल्कि एक्सपर्ट होने के नाते जो उन्होंने रिसर्च किया है और जो उन्होंने कहा है वो एक एक बात सच हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात अजीम भाई, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हो, इस बात को भारतीय जनता पार्टी के पार्षद मोहित अग्रवाल भी कह चुके हैं, लेकिन पार्टी फोरम पर प्रशासनिक अमला बिल्कुल इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि ये तीसरी लहर है। ट्रांसफर हुआ था जी अभी मेडिकल में, वो ट्रांसफर इसी वजह से हुआ था कि उन्होंने ये कह दिया था जी, क्या नाम था उनका, हंसराज सिंह CMS साहब,
हंसराज सिंह, उन्होंने ये कह दिया था कि तीसरी लहर की संभावना है, चले गए, भेज दिए गए। ये तीसरी लहर है, छुपाया जा रहा है, पूरा डायरेक्शन है, कोरोना की जांच नहीं होगी। मैं यहाँ तक कह रहा हूँ आपको कि प्राइवेट डॉक्टर्स को भी अल्टीमेटम दे दिया गया है कि कोई भी कोरोना की जांच नहीं करवाए। आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सरकार, केंद्र और प्रदेश सरकार स्वच्छ भारत मिशन, ODF अभियान और सबका साथ सबका विकास, अजीम भाई को क्या लगता है कि सरकार ने इस पर कितने % काम किया? दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं? हाँ, दिखाई नहीं दे रहा है। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। देखिए, नाम देने से आप शहर को कह दो फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी हो गया, आओ मेरे साथ घूमो, इन्हीं शहर में, पुराने शहर में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। और अगर इधर आप चले जाइए, इधर पूरा आउटर का जो एरिया है, लाइन पार का जो एरिया है, ठारफूटा है, सैलई है, लालपुर दीदामई का क्षेत्र है, यहाँ देखिए आप कीचड़, दलदल, मच्छरों का प्रकोप, लोग मौतों से मर रहे हैं, लोग इन मच्छरों की बीमारियों की वजह से मर रहे हैं क्योंकि डेंगू हो रहा है। सरकार नहीं सोचती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक और फिरोजाबाद के कद्दावर नेता अजीम भाई, जिनसे हमने सीधी बात की और उनसे तमाम सवालों के जवाब जानना चाहे, और उन्होंने बेबाकी से जवाब देते हुए, तमाम सवालों के जवाब देते हुए ये कहा कि जैसा कि UB24 भी आपको लगातार ग्राउंड जीरो से खबरें दिखा रहा है कि तमाम गंदगीमय वातावरण आज फिरोजाबाद की 4-5 विधानसभाओं में है, लेकिन उसके बावजूद सबका साथ और सबका विकास और स्वच्छ भारत मिशन की हवाई बातें, कागजी बातें की जाती हैं, लेकिन धरातल पर चारों तरफ गंदगीमय माहौल नजर आता है। आज के इस साक्षात्कार के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए, देखते रहिए UB24। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।